में इतनी बड़ी जीत कैसे हुई? अजीत पवार का खुद का स्ट्राइक रेट इतना बेहतर कैसे हुआ? कमजोर कड़ी से अजीत पवार जो हैं वो डार्क हॉर्स कैसे साबित हुए? इन तमाम फैक्टर्स पर बातचीत करने के लिए कैंपेन को डिजाइन करने वाले नरेश अरोड़ा जी, को फाउंडर हैं डिजाइन बॉक्स के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। शायद हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई अच्छा करेगी महायुति, ये सबको पता था, लेकिन इतना अच्छा करेगी कि एक इतिहास रच देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। जब आप कैंपेन डिजाइन कर रहे थे तीनों पार्टियों को साथ लेकर, उनकी आइडियोलॉजीज को साथ लेकर, आपको कहीं लगा कि ये भी हो सकता है? राज जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका। पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को क्लियर बताता चलूं कि हम अजीत पवार साहब के साथ काम कर रहे थे। दो युति के 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर थे, तो हमारी इन्वॉल्वमेंट उनके साथ थी और युति के बाकी पार्टीज अपनी अपनी कैंपेन्स खुद डिज़ाइन कर रही थी। कुछ चीज़ें बीच में समन्वय बिठा के चलने की ज़रूरत रहती थी, तो उन चीज़ों को समन्वय बिठाया जाता था सब पार्टियों के द्वारा, जो उन पार्टियों को नेतृत्व कर रहे थे। बट हमारा रोल अजीत पवार साहब की एनसीपी के साथ ज़्यादा था और उन्हीं के लिए हम काम कर रहे थे। और जहाँ तक महायुति जीत रही है या जीतती दिख रही है, ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जो लोग थे, जो लोग काम देख रहे थे, जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव-गांव में घूम रहे थे, उन लोगों को ये एहसास हो रहा था, दिख रहा था कि एक लहर चल सकती है अगर कैंपेन का फोकस चेंज नहीं किया जाए, कैंपेन को पॉजिटिव रखा जाए। तो मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि आज महायुति को जो नंबर्स मिले हैं, अजीत पवार साहब को जो नंबर मिले हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे को उस टाइम पे हमें भी दिख रहा था और आपने जिक्र किया, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नरेश जी, जब लोकसभा के नतीजे आए थे तो खुद जो मौजूदा साथी थे उन्होंने भी कहा था कि अजीत दादा जो हैं वो सबसे कमजोर कड़ी हैं, उनका वोट जो है बाकी दोनों पार्टनर्स को ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो नेचुरल अलायन नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक अलायन है, ये बेमेल गठबंधन है। इतनी सारी बातें लगी और नतीजे आने पर तोहमत भी लगी उनके ऊपर। तो उस सेटबैक से आज एक डार्क हॉर्स तक का सफर, उसको कैसे डिजाइन किया आपने? हिराज जी, देखें, अजीत पवार साहब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और लगभग 3 दशकों से वो इस राजनीति में एक प्रमुख चेहरा है और एक प्रमुख किरदार निभा रहे हैं। जो 2024 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम थे, वो एक ऐसा झटका था या ऐसा परिणाम था जो उन्होंने भी नहीं देखा था। पार्टी के अलग होने के बाद उनका पहला चुनाव था, उस चुनाव के लिए शायद पार्टी तैयार नहीं थी, जनता तैयार नहीं थी और जनता के मन में कोई रोष था, किसी प्रकार की कोई भावना थी और नेशनल इश्यूज भी साथ में उसमें इन्वॉल्व थे। कुछ सीट सिलेक्शन के अंदर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई गणित में कोई हेर फेर रहा हो, बट उसके बाद उन्होंने ये बात को समझा कि मेरे को क्या करने की ज़रूरत है, मेरी पार्टी को क्या करने की ज़रूरत है, और उस चीज़ को समझ के उन्होंने आगे की रणनीति बनाने में हम लोगों को भी साथ में लिया और रणनीति बना के आगे चले। जहाँ तक बात है कि अलायंस पार्टनर्स में उनको जैसे देखा जाता था कि या ऐसी चर्चाएं मीडिया में चलती थी कि भाई उनके साथ एक लायबिलिटी है, बट इस चुनाव में उन्होंने ना केवल सीटें लाके जो एक बात अपने आप को प्रूव किया है, उसके अलावा अगर आप वोट मत प्रतिशत देखें, क्योंकि हर अलायंस पार्टनर एक चाहता है कि अगर एक अलायंस पार्टनर है या 2 हैं या 3 का गठबंधन है, तो उसमें हर अलायंस पार्टनर किस प्रकार का नया वोट बैंक ऐड करता है। तो अजीत पवार साहब अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, जो उनकी एक विचारधारा है, उस विचारधारा में वो सेकुलर स्पेस की भी बात करते हैं और उस सेकुलर स्पेस में अगर हम देखें तो जो वोट प्रतिशत माइनॉरिटीज का लोकसभा के चुनाव के अंदर युति को मिला था, उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई इस बार, और उसका मैं समझता हूं कि एक कारण बहुत बड़ा अजीत पवार साहब हैं। अजीत पवार साहब का गठबंधन में रहना, अजीत पवार साहब का वो स्टैंड लेना उन इश्यूज पे, जिन इश्यूज पे उनसे तवक्को की जा रही थी कि वो स्टैंड लें, और उन्होंने स्टैंड लिया और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अपने जो भी कार्य क्षेत्र थे उसमें उन्होंने बात रखी कि मैं अपनी आइडियोलॉजी के साथ भी चलता हूं, बट हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की मजबूती के लिए है, आपकी डेवलपमेंट के लिए है, बट हम अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ भी चलेंगे। नरेश जी, मैंने देखा कि जब जीत के बाद ट्वीट किया गया था तो उसमें लिखा था महाराष्ट्र चूजेस पिंक, और आपने अजीत दादा को सफेद के साथ साथ गुलाबी बना दिया था। वो क्या स्ट्रैटेजी थी? नहीं, इसमें मैंने कुछ बना दिया था, ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक आवश्यकता थी कि क्योंकि जिस टाइम पे जब लोकसभा के परिणाम आए और जो पार्टियां जब 2 अलग होकर चुनाव लड़ी
और उसके बाद 2 और पार्टियां बनी, टोटल महाराष्ट्र में 6 पार्टियां मैदान में थी। तो एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कि एक क्लटर जैसा माहौल था। बिल्कुल। उसके अंदर एक ज़रूरत थी जो हमने महसूस की, हमने अपनी टीम ने पार्टी लीडरशिप के आगे रखा। प्रफुल्ल पटेल साहब थे उसमें, सुनील तटकरे थे, अजीत पवार साहब थे, कि आपको एक नई पहचान के साथ जाने की जनता में ज़रूरत है। और उस ज़रूरत के अंदर वो कलर पिंक का चुनाव किया गया और उसके पिंक कलर को अपनाया गया, जिसका स्टार्टिंग में कुछ हर तरह की बातें भी उस पर हुई, बट उसके बाद जब जनता ने उसको अपनाया, उनकी पहचान दूर से दिखने लग गई। 6 पार्टी में वो पिंक कलर अलग दिखता था, पिंक कलर की कैंपेन थी, चाहे वो पिंक कलर के थीम थे, चाहे वो पिंक कलर का सोशल मीडिया का था, और वो पिंक कलर का जो अट्रैक्शन था, वो आकर्षण था, वो कहीं ना कहीं पार्टी को उससे लाभ मिला। और उसके अलावा एक पिंक कलर की एक और रोचक बात मैं आपको और आपके दर्शकों को बताऊं कि महाराष्ट्र के अंदर गुलाल के 2 रंग रहते हैं, एक पीला और एक पिंक, गुलाबी जिसको बोलते हैं। तो वो गुलाबी कलर की ट्रेडिशनल हिस्ट्री भी है महाराष्ट्र की, तो उसको भी ध्यान में रखा गया। और एक और बात थी कि जिस दिन महाराष्ट्र विधानसभा में लाड़की बहन योजना वाला बजट पेश किया गया था, उस दिन अजीत पवार साहब ने खुद से अपने आप से उस दिन वो जैकेट पिंक कलर की ही पहन रखी थी। वो मैं समझूं कि कोइंसिडेंस था या जो भी था, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के जोड़कर ये पिंक कलर की तजवीज की गई, सुझाया गया और उन्होंने माना, उसको अपनाया और आज जनता ने भी उसको अपनाया। तो इस बात की हमें खुशी है। नरेश जी, कितना मुश्किल होता है जब आप लोगों को कैंपेन डिजाइन करना होता है कि भाई एक पार्टी है वो कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफे के साथ चल रही है, और अजीत दादा खुल के कह रहे हैं हर एक इंटरव्यू में, इंक्लूडिंग मेरे को दिए गए इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको बिलीव नहीं करता हूं, ये सही नहीं है। तो इसको कैसे आपने बैलेंस्ड आउट किया? विनाश जी देखें, जब आप किसी गठबंधन में रहते हैं तो आप 2 या 3 तरह की सोच लेके बैठते हैं। अगर सबकी सोच एक रहेगी तो फिर एक ही पार्टी हो जाएंगे ना। तो हर एक आदमी की अपनी अपनी एक सोच है, उस सोच के साथ अजीत पवार साहब की अपनी सोच है, शिव शाहू फुले की वो सोच से चलते हैं, अंबेडकर की सोच से चलते हैं। उस सोच में उन्होंने अपनी विचारधारा पे, ये केवल स्लोगन की टाइम पे ही नहीं, उससे पहले भी 3-4 ऐसे इंस्टेंसेस हमारे आने के बाद मैंने नोट किए। एक विशालगढ़ में इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद वक्फ बोर्ड बिल पे चर्चा थी, उसके बाद एक और कोई ट्रेन में किसी के साथ कुछ हादसा हुआ था, उस सब पे भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। और उसके बाद जब उन्होंने टिकटों की भी तजवीज़ की, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नुमाइंदगी की गई, तो उसके अंदर भी उन्होंने देखा कि हमें कौन से कम्युनिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन चाहिए जिन्होंने उनके साथ लंबे समय से साथ निभाया है और उनके साथ उनको खड़े रहने की आवश्यकता है। और मैं एक और बात आपके दर्शकों को बताऊं कि इसमें उनकी सोच को बाकी अलायंस पार्टनर्स भी इंक्लूड करके चलते थे, क्योंकि अगर आप देखें कि लास्ट कैबिनेट और उससे पहले के कैबिनेट में कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए गए थे जब चुनाव आने से पहले, जिसके अंदर माइनॉरिटीज के लिए काफी सारी स्कीम्स लगाई गई थी। तो ये सब सोचों को मिला के गठबंधन महायुति का बना है। और जो नया वोट प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि वो केवल वोट प्रतिशत जो बढ़ा है वो महायुति के लिए सिर्फ अजीत पवार साहब के लिए बढ़ा है, बट महायुति के टोटल वोट परसेंटेज के अंदर उसकी एडिशन हुई और उसकी कहीं ना कहीं फायदा युति के सभी कैंडिडेट्स को हुआ। और उसमें लगभग 39 के आसपास ऐसी सीट्स हैं जहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है या माइनॉरिटी कम्युनिटी की प्रेजेंस है, उसमें से 22 सीटें वो जीत के आई महायुति। तो ये अपने आप में एक नवाचार है और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र ने एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है, प्रोग्रेसिव संदेश दिया है कि सभी विचारधाराएं मिलकर भी काम कर सकती हैं, अगर बात महाराष्ट्र के लोगों की भलाई की हो, उनके फायदे की हो, जिसमें लाड़की बहन योजना का बहुत बड़ा रोल है। और अगर लाड़की बहन योजना को लोगों ने अपनाया है और अपना के युति को वोट किया है तो अक्रॉस कास्ट लाइंस, कम्युनिटी लाइंस वोट किया गया है। लेकिन नरेश जी, आजकल क्या हो गया है कि इतनी ज्यादा फ्रीबीज, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, इस तरह की फ्रीबीज मोर और लेस नाम बदल जाता है, तरीके बदल जाते हैं, हर जगह मिल रही होती हैं। तो अब लोगों को कई बार हम ये भी देखते हैं, जैसे कि हमने लोकसभा चुनावों में भी देखा कि लाभार्थियों ने भी वोट नहीं दिया था बीजेपी को, तो उनको लगता है तो हमारा हक है भाई, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे, कोई फेवर नहीं कर रही है पार्टी। तो इस नैरेटिव को आपने कैसे ब्रेक थ्रू किया कि भाई ठीक है, योजना आई है, उसको आप ट्रांसफॉर्म भी करें वोट में? विनाश जी देखिए, मैं फिर दोबारा एक बात दोहराना चाहूंगा कि हमारा रोल
केवल अजीत पवार साहब के साथ था, जो सबसे छोटी पार्टी है, उसके अंदर हमने ये कोशिश जरूर की कि जो लाड़की बहन योजना या इस तरह की जो स्कीम्स है, जिसे हम सोशल वेलफेयर की स्कीम्स बोलते हैं, उन स्कीम्स की जो लोगों तक जो बात पहुंचनी चाहिए, जो बेनिफिशरीज हैं उनको फायदा मिले और उनको मालूम रहे कि उनके लिए कौन कर रहा है, उस पर हमने जरूर जोर लगाया। उसमें अजीत पवार साहब ने जन सम्मान यात्रा निकाली और वो लोगों को जाके बात की कि भाई मैंने जो भी निर्णय लिया पार्टी के साथ, पार्टी के अलग, मैंने आपके हक में लिया, आपके फायदे के लिए लिया, ये मेरी फहरिस्त है, इसके अंदर मैंने ये काम आप लोगों के लिए किए, चाहे वो पर्सनल बेनिफिट के काम है, चाहे वो डेवलपमेंट के काम है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे आप महाराष्ट्र में आप भी आके गई हैं, आपने महाराष्ट्र में लोगों से सुना होगा कि अजीत पवार साहब के साथ एक बात जुड़ती है कि वो बात का पक्का आदमी है, वो अपने वादे के पक्के हैं, तो वो जो बात कहते हैं उसके अंदर वो क्रेडिबिलिटी दिखती है। तो उस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने अच्छे से जाके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, जो वो पहले नहीं करते आए, क्योंकि उनका पहले रोल पार्टी में अंदर शरद पवार साहब का रोल था वोट गेटर का, वो वोट लाने का काम करते थे, अजीत पवार साहब एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे। तो अब उनका नया रोल था एक एज पार्टी प्रेसिडेंट, तो उस एज पार्टी प्रेसिडेंट उन्होंने जाके लोगों से अपनी बात रखी, उसके अंदर प्रचार के हर माध्यम को यूज किया गया, सारे सीनियर लीडर्स उसमें इन्वॉल्व रहे, पार्टी प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे साहब, और वो लोगों को वो बात पसंद आई। जहां तक आपने जो पहली बात की कि इस तरह की स्कीम्स के होने के बावजूद कई बार वोट नहीं पड़ते, और इसमें आपने 2024 का उदाहरण दिया, तो मैं उसमें यह कहना चाहूंगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई बार जब आप कोई स्कीम सरकार लेके आती है तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये उनका हक है, और ऐसा मानना भी चाहिए, क्योंकि सरकार का काम ये रहता है, हम तो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में श्रेणी में गिने जाते हैं। डेवलप कंट्रीज के अंदर सोशल सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट के ऊपर एक मान लीजिए राइट समझते हैं सिटीजन्स। हमारी कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर अभी वो बात वहां तक पहुंची नहीं है, बट अच्छी बात मैं ये देखता हूं कि आज सभी पार्टियां उस दिशा में चलना शुरू हुई हैं, जिसके अंदर उस श्रेणी को फायदा देने की कोशिश की जाती है जिनको हम समझते हैं कि अभी भी उनको ऊपर लाने की आवश्यकता है। उसके अंदर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उस स्टेप्स में मैं देखता हूं कि आने वाले समय में इस स्टेप्स में वृद्धि होगी, जिसका इकोनॉमी पे क्या असर आएगा वो आज नहीं बताया जा सकता। मैं महसूस करता हूं कि सरकारें इसके सृजन के लिए और रिसोर्सेज के सृजन के लिए और काम करेंगी, बट ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हिंदुस्तान में बहुत लेट हैं, इनका आना पहले होना चाहिए था, तो आज हो सकते हैं हम इस पड़ाव से आगे निकल गए होते। बट अभी भी अगर कोई गवर्नमेंट ये स्कीम लाती है तो उसको इसका बेनिफिट एक बार तो मिल सकता है, उसके बाद लाने के लिए उनको कंटिन्यूस काम करना चाहिए। और ये सरकारों पे और पार्टियों पे दबाव है कि अगर वो एक बार एक कोई स्कीम लाके चुनाव जीतते तो उनको ये याद रखना पड़ता है कि मुझे इस बार पुरानी स्कीम से वोट मिला था, मुझे आगे भी इसको काम करते रहना पड़ेगा, नहीं तो जिस जनता ने हमें जिताया है वही जनता अगली बार वो चुनाव में का परिणाम बदल भी सकती है। जी नरेश जी, एक और इस चुनाव में एक और, अगर हम अजीत जी के लिए स्पेसिफिकली हम जो बात करें, अजीत पवार जी के लिए एक जो बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए, परिवार और पार्टी तोड़ने का जो एक आरोप, या अपने गुरु समान चाचा का साथ छोड़ने का जो आरोप था, जिसका कहीं ना कहीं लोगों ने इंटरप्रेट किया कि लोकसभा में उसका गुस्सा झेलना पड़ा। तो वहां से यहां तक का कैंपेन आपने कैसे डिजाइन किया, क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी कि भाई वो फैक्टर्स नलिफाई हो जाएं? देखिए, हम क्योंकि लोकसभा के बाद आए थे और लोकसभा में जो हो चुका था उस पर तो अंडू नहीं किया जा सकता था, बट हमने कोशिश ये रखी कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी वीकनेसेस के ऊपर काम करने की जगह अगर स्ट्रेंथ्स को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो उसमें फायदा मिलने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास समय सिर्फ 4 से 5 महीने का था। तो हमने जो एरियाज में उनकी स्ट्रेंथ थी, जैसे मैंने जिक्र किया कि अजीत पवार साहब जाने जाते हैं कि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड आदमी हैं, अपनी बात को पक्का रखते हैं, किसी के काम कोई लेके जाता है तो उसको ना नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर उनकी बात रखी जाती है। और पिछले 2 साल में इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में खूब डेवलपमेंट भी किया था जो विजिबली नजर आता था, और कैंडिडेट्स भी वहां पे जो है फेयरली अच्छे कैंडिडेट्स थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कम थी। तो हमने कोशिश ये रखी कि हमारे को नेगेटिव कोई कैंपेन नहीं करनी है। अगर आपने खुद भी, जैसे आपने अजीत साहब से इंटरव्यू भी किया था, उनकी अपनी स्पीचेस भी देखी, आपने रैलीज भी सुनी होंगी कि उन्होंने कभी भी पूरे प्रचार में पिछले 4 से 5 महीने में किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ कोई टीका करता है तो उसका हक है, वो कर सकता है, बट मैं सिर्फ अपनी स्कीम्स, अपनी बात को आगे लेकर चलूंगा, क्योंकि मैं इस बात के लिए जाना जाता हूं। मैंने 30 साल यही काम किया, यही मेरी कमाई है, यही मेरी दौलत है, और वही मैं लेके लोगों के पास जाऊंगा। तो हमने अपनी कैंपेन का फोकस शिफ्ट नहीं होने दिया, हमने अपनी लकीर लंबी खींचने में कोशिश की, जनता के साथ जुड़ाव कैसे बढ़ सके, आउटरीच कैसे बढ़ सके, चाहे वो मीडिया के माध्यम से था, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से था, डोर टू डोर आउटरीच थी।
हमने फोकस को रिलेंटलेसली उस पर ही रखा और उस पर चेंज नहीं होने दिया। दूसरी चीज हमने जो कोशिश की करने की, जो पार्टी की भी सोच थी, अजीत पवार साहब की सोच थी कि भाई हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे लोकलाइज रखें। तो उसके लिए 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हम लड़ रहे थे, 57 की 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने 57 मैनिफेस्टो कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक रिलीज किए एक साथ, एक ही दिन 57 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। ये अपने आप में एक नई बात थी। अजीत पवार साहब खुद बारामती में बैठ के उन्होंने बारामती का मैनिफेस्टो रिलीज किया। अपने विपक्ष के लोगों के साथ कोई जिरह नहीं की, किसी के साथ कोई टीका नहीं किया, सबको यही कहा कि हमने ये काम किया है, अगर हमारे काम पे किसी को शक है तो आप हमसे बहस करें, और आगे का हमारा ये विजन है, अगर किसी का बेटर विजन है तो वो भी हमसे बहस करें। आपने पॉजिटिव कैंपेन रखा है वो डाइवर्ट नहीं हुआ, डाइवर्ट होने नहीं दिया गया जी। एक सवाल और मैं आपसे कैंपेन रखा, और उसके अंदर एक बात मैं और बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है जी, बात पूरी करें, कि लाड़की बहन योजना एक ऐसी योजना साथ में थी, हाथ में, जिसका इंप्लीमेंटेशन कंटिन्यूसली चलता रहा और मोमेंटम गिरा नहीं। जी, एक चीज और मैं आपसे समझ चाहूंगी, 41 सीटें ऐसी थी जहां पर सीधे सीधे शरद पवार जी की पार्टी और यहां पर अजीत दादा का आमना सामना हो रहा था, उनकी पार्टियों का। नतीजे अजीत जी के हक में गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 70% से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है उन सीटों पर, 28 सीटें शायद उन्होंने जीती हैं। तो वहां के लिए आपने कुछ खास स्ट्रैटेजी प्लान आउट की थी कि जहां परिवार के लोग सामने कैंपेन करने आएंगे, और बारामती के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी थी क्योंकि वहां पर अगेन परिवार आमने सामने था लड़ाई में? देखिए, ये बात पे लोग जनरली विश्वास कम करते हैं, बट हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर था। हमने उस पर कोई ध्यान अपना भटकने नहीं दिया कि चाहे वो सामने कौन कैंपेन करने आ रहा नहीं करने आ रहा, बिकॉज जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने का समय नहीं था। तो हमने अपने फोकस पे, अपनी कैंपेन के ऊपर फोकस ज़्यादा रखा। जहाँ तक बारामती की बात है, वहाँ पे क्योंकि बारामती में 2024 के लोकसभा चुनाव में परिवार के 2 मेंबर चुनाव लड़े, जिसपे अजीत पवार साहब को खुद में मन में बहुत दुख था, उसकी उन्होंने पब्लिकली 2-3 बार उसके लिए माफ़ी भी मांगी। उसके बाद बारामती के अंदर जो अभी चुनाव अजीत पवार साहब के सामने लड़ रहे थे, वो उनके बच्चों जैसे, बच्चों की उम्र के हैं। अगर परिवार में साथ रहे तो वो हो सकता है वो उनके बच्चों की एज के हैं। तो उन्होंने उस पर कोई बात पूरे चुनाव में एक बार भी नहीं की। इनफैक्ट उनके लिए गुड विशेस ही भेजी, बट जनता से सीधा मुखातिब रहे कि मैंने अगर आपके लिए 30 साल में काम किया है और आगे आपको लगता है कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, तो मेरे को आप वोट दीजिए। फोकस हमने केवल उसी बात पे रखा। ये बात सुनने में हो सकता है कि बोरिंग और रिपीटेटिव लग रही हो आपको मेरी, बट ये करना बहुत मुश्किल जो जरूर था, क्योंकि एक तरह क्योंकि आपको कोई टीका टिप्पणी कर रहा है और आप उसको रिएक्ट नहीं कर रहे, अपने आप को रेजिस्ट करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात रहती है। बट सब लोगों का इसमें मैं कहूँगा सहयोग रहा, चाहे वो कैंडिडेट्स थे, चाहे वो पार्टी स्पोक्स पर्सन्स थे, कि सब लोगों ने अपने आप को फोकस्ड, केंद्रित रखा कि हमारा एजेंडा क्या है, हमें उस नैरेटिव से हटना नहीं है। बाकी चीजें जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर हमें बात नहीं करनी। और दूसरी इसमें एक और बात भी थी कि लोगों को भविष्य भी देखना था कि भविष्य किसके साथ है। ठीक है नरेश जी, आपने पूरी जानकारी हमसे साझा की कि किस तरह से अजीत दादा एनसीपी का आपने 3 से 4 महीने में कैंपेन डिजाइन किया और किस तरह से महाराष्ट्र ने पिंक चूज किया और उन्हें शानदार सफलता मिली। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉजिटिव कैंपेन और परिवार की जगह जनता को चुनना किस तरह के नतीजे ला सकता है, ये नरेश जी बता रहे थे।